दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी आपको बता दें, जिसमें अमित शाह ने कहा जैसे ही कोविड-19 के टीकाकरण की प्रक्रिया खत्म होती है, सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में मातुआ समुदाय सहित सीएए के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया एक बार कोविड-19 का टीकाकरण समाप्त होने के बाद शुरू हो जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर अल्पसंख्यक समुदाय को संशोधित नागरिकता कानून पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे लागू किए जाने से भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 2018 में वादा किया था कि वह नया नागरिकता कानून लाएगी और 2019 में भाजपा के सत्ता में आते ही वादे को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा, ममता दीदी ने कहा कि हमने गलत वादा किया। उन्होंने सीएए का विरोध करना शुरू कर दिया और कहती हैं कि वह इसे कभी लागू नहीं होने देंगी। भाजपा अपने वादे हमेशा पूरे करती है। हम इस कानून को लेकर आए हैं और शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। और दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर बता दें कि संसद में पीएम मोदी के भावुक भाषण पर शशि थरूर का तंज, कहा कलात्मक प्रस्तुति थी। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के कार्यकाल के पूरा होने से पहले उनके विदाई को लेकर भावुक बातें कही, उसे कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कलात्मक रूप से तैयार किया गया प्रदर्शन करार दिया है। बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में उस वक्त भावुक हो गए जब वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के साथ अपने अनुभव को साझा कर रहे थे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की किताब के बारे में चर्चा के दौरान शशि थरूर ने पीएम मोदी के भावुक भाषण को कलात्मक रूप से तैयार किया गया प्रदर्शन बताया। शशि थरूर ने कहा कि जिस तरह से राकेश टिकैत भावुक हुए थे, उसी के जवाब में प्रधानमंत्री ने यह बताया कि उनके पास भी आंसू है। शशि थरूर ने राकेश टिकैत का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हुई, उसके बाद प्रशासन ने किसान आंदोलन के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया था, जिसके बाद राकेश टिकैत अपनी बात कहते हुए रो पड़े थे। राकेश टिकैत के रोने के बड़ी संख्या में किसान एक बार फिर से उनके समर्थन में खड़े हो गए और कृषि कानूनों की वापसी की मांग करने लगे। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने कहा देश को गुलाम नबी आजाद की राजनीतिक बुद्धिमत्ता और प्रतिबद्धता की जरूरत। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म होने वाला है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने बुधवार को कहा कि देश को गुलाम नबी आजाद की राजनीतिक बुद्धिमत्ता और प्रतिबद्धता की जरूरत है। 87 साल के जेडीएस सुप्रीमो ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को वर्षों से चली आ रही उनकी दोस्ती और भाईचारा के लिए धन्यवाद दिया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने ट्वीट करके कहा, देश को गुलाम नबी आजाद की राजनीतिक शिथिलता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है और मुझे यकीन है कि वे अभी कई वर्षों तक देश की सेवा करते रहेंगे। राज्यसभा में आजाद का कार्यकाल अगले हफ्ते खत्म हो रहा है। उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर के 4 और सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके मद्देनजर मंगलवार को इन्हें विदाई दी गई। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि दीप सिद्धू ने पुलिस पूछताछ में किया खुलासा, कहा अचानक तय नहीं हुआ था लाल किले और आरटीओ के लिए ट्रैक्टर मार्च। जी हम बात कर रहे हैं कि 26 जनवरी के दिन किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू ने पुलिस को बताया कि वह हिंसा के बाद इसलिए छुप गया था क्योंकि उसकी जान को खतरा था। उसने कहा कि उसे इस बात का डर था कि किसान नेता इस हिंसा का ठिकरा उसके सर पर फोड़ देंगे और फिर उसे मार दिया जाएगा। बुधवार को दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने इस बाबत जानकारी दी। मालूम हो कि दीप सिद्धू को 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा भड़काने के आरोप में सोमवार को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी ने कहा कि सिद्धू ने यह भी कहा है कि लाल किले और आईटीओ के लिए ट्रैक्टर मार्च अचानक तय नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस की रैली में 15 दिन पहले पंजाब और सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता किसानों को बता रहे थे कि वे नई दिल्ली, संसद, इंडिया गेट और लाल किले के लिए अपनी ट्रैक्टर रैली
भी निकालेंगे। इस पर पुलिस का कहना है कि वह सिद्धू के आरोपों की जांच करेगी। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि वे तब तक सिद्धू के खुलासे पर टिप्पणी नहीं करेंगे जब तक वे इसे स्वयं नहीं पढ़ लेते। भारतीय किसान यूनियन दो आप के नेता मंजीत राय ने कहा कि हम इस तरह के आरोपों पर टिप्पणी नहीं कर सकते जब तक कि हम आधिकारिक तौर पर नहीं जान लेते कि सिद्धू ने पुलिस को क्या कहा है। किसान नेताओं ने कहा था कि उन्होंने सिद्धू को सत्तारूढ़ पार्टी और उसके चरमपंथी विचारों के साथ कथित संबंधों के चलते सिंघू बॉर्डर पर मंच साझा करने की अनुमति नहीं दी थी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हरिंदर हैप्पी ने मंगलवार को कहा कि 25 जनवरी की शाम सिद्धू ने किसानों के मंच को हत्या कर किसानों को उकसाने के लिए भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद उसे वहां से जाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि लाल किले पर हिंसा में उसकी तस्वीरें सामने आने से पहले उसे आखिरी बार वहां देखा गया था। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड के उसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि भूटान की राजधानी कहां है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, जो कि किसान आंदोलन को लेकर है। देश भर में शुरू हुई किसान महापंचायत, किसानों को राज्यों में किया जा रहा है लामबंद। जी हां, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा 3 कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की मांगों पर कायम है। मोर्चा ने कहा कि किसान महापंचायतों का दौर लगातार जारी है। आज पंजाब के जगरांव में विशाल सभा आयोजित की गई, जिसमें किसानों के साथ साथ अन्य नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने मंच से संबोधन करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों को लागू करवाने संबंधी विचार रखे। टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा सरकार द्वारा सीसीटीवी लगाने के प्रस्ताव का किसानों ने विरोध किया। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि आने वाले समय में देश भर में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। मोर्चे की टीमें राज्यवार महापंचायतों के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें आपको बताते हैं कि भाजपा ने कांग्रेस पर छवि धूमिल करने का लगाया आरोप। कहा, भारत रत्न लता मंगेशकर व तेंदुलकर से माफी मांगे सोनिया और राहुल। जी हां, आपको बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन पर चल रही बहस के बीच भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया और उनसे माफी को कहा। आपको बता दें, भाजपा विधायक राम कदम ने ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की छवि धूमिल करना बंद करें और इनसे माफी मांगे। कांग्रेस दल के नेता और कार्यकर्ता भारत रत्नों का अपमान कर रहे हैं। भाजपा विधायक ने ट्विटर पर पोस्ट किए एक पत्र में कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से हमारे भारत रत्न जैसे सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की छवि खराब करने की रणनीतिक कोशिश की गई है। ये दिग्गज हैं और अत्यंत ईमानदारी से इन्होंने देश की सेवा की है। इस देश के प्रति इनके समर्पण को कभी कम करके नहीं आंका जा सकता और न ही सवाल उठाया जा सकता। दुर्भाग्य से कई कांग्रेसी नेता इन दिग्गजों की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, राम कदम की बातों से आप कितना सहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के करीबी से सचिन पायलट को मिला मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद। क्या फिर बदलेंगे समीकरण? जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा से पहले एक बार सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस में चर्चा गर्म है। चर्चा के 3 वजह हैं। एक तो पायलट को राहुल गांधी के नजदीक माना जाता है। राहुल गांधी की किसान रैलियों और ट्रैक्टर मार्च में पायलट की जगह क्या होगी? क्या राहुल गांधी पायलट को पहले की तरह तरजीह देंगे या नहीं? इन सब मुद्दों पर चर्चा गर्म है। दूसरी वजह है राहुल गांधी की राजस्थान में किसान रैलियों से पहले सचिन पायलट की पूर्वी राजस्थान में अब तक की धमाकेदार रैलियां। इसके बावजूद कांग्रेस ने राहुल गांधी की किसान रैलियों के लिए पायलट के प्रभाव वाले पूर्वी राजस्थान के बजाय अशोक गहलोत के प्रभाव वाले पश्चिम राजस्थान को चुना। तीसरी और खास बात, कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के नजदीकी माने जाने वाले प्रमोद कृष्णन का सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद देना। पायलट की भरतपुर में रैली के ट्वीट पर प्रमोद कृष्णन ने मुख्यमंत्री भाव लिखकर रीट्वीट किया है। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट पर भी प्रमोद कृष्णन ने जवाब में लिखा कि क्या आपका इशारा सचिन पायलट की ओर है? गहलोत ने अपने ट्वीट में युवाओं को आगे आने के लिए कहा था। प्रमोद कृष्णन के सचिन पायलट को लेकर ये ट्वीट इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि प्रियंका गांधी ने ही सचिन पायलट की बगावत के बाद कांग्रेस में वापसी कराई थी। प्रियंका गांधी ने ही सचिन पायलट को
तब पार्टी में सम्मान का भरोसा दिलाया था। गहलोत की मर्जी न होने के बावजूद पायलट की वापसी हुई थी। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही जिसमें राजनाथ सिंह बोले किसानों को गुमराह किया जा रहा है, कानूनों में संशोधन कर सकती है सरकार। जी हम बात करें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसान नेताओं के साथ नए कृषि कानूनों पर खुले दिमाग से चर्चा करने और यहां तक की जरूरत पड़ने पर उसमें संशोधन करने के लिए भी तैयार है। सिंह ने गुरुवार को मध्य प्रदेश में 57,000 से अधिक जल संरचनाओं के ऑनलाइन उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साल लाए गए नए कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है। रक्षा मंत्री ने कहा कृषि कानूनों पर हम खुलकर बात करने और जरूरत पड़ी तो उसमें संशोधनों के लिए भी तैयार हैं। हमारी सरकार के निर्णयों के चलते आम किसान में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। कोरोना संकट के दौरान इस आत्मविश्वास के चलते ही देश के किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में ही वर्ष 2022 तक किसान की आय को दोगुनी करने का संकल्प लिया था। इस दृष्टि से पिछले साल संसद में 3 कृषि कानून पारित किए गए। इन कानूनों का निर्माण देश के आम किसानों को अपनी फसल का वाजिब मूल्य दिलाने और अपनी फसल को कहीं भी बेचने की आजादी देने के लिए किया गया। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही जिसमें आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की मांग, कहा चमोली आपदा पीड़ितों को 25-25 लाख मुआवजा दे केंद्र और राज्य सरकार। जी हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तराखंड के चमोली में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर मुआवजे की मांग की है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से आपदा पीड़ितों को 25-25 लाख रुपए दिए जाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि केंद्र और राज्य की ओर से सभी पीड़ितों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि सिंह ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में अभी भी 173 लोग लापता हैं। ऐसे में बचाव कार्य में और भी तेजी लाने की आवश्यकता है। साथ ही जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी केंद्र सरकार को योजना बनानी चाहिए। अभी तक 13 गांवों से संपर्क टूटा हुआ है। इन गांवों से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। विकास और तरक्की निश्चित रूप से हमारे देश के लिए जरूरी है, लेकिन जो नदियों का प्रवाह रोक कर बांध बनाए जाते हैं उसके कारण से भी यही आपदाएं आती हैं। संजय सिंह ने प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने इस आपदा को रोकने के लिए लड़ाई लड़ी थी और अपनी शहादत दी थी। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद आई आपदा के कारण भारी तबाही मची है। बाढ़ के बाद तपोवन में 2 सुरंगों में बड़ी संख्या में मजदूर फंस गए थे। एक सुरंग से तो मजदूरों को निकाल लिया गया, लेकिन दूसरी सुरंग से अभी भी उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अब एक बार फिर तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। ऋषिगंगा नदी के जल स्तर बढ़ने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। एनडीआरएफ का कहना था कि जल स्तर इसलिए टीमों को जल स्तर बढ़ गया, इसलिए टीमों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया। ऑपरेशन को सीमित टीमों के साथ फिर से शुरू किया गया है। तो दोस्तों संजय सिंह ने जो कहा इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि राज्यपाल को सरकारी विमान ना दिए जाने पर भड़के फडणवीस। बोले महाराष्ट्र ने पहली बार देखी ऐसी घमंडी सरकार। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हवाई यात्रा के लिए सरकारी विमान ना देने को लेकर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। महाराष्ट्र नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकारी हवाई जहाज किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है कि आप राज्यपाल को हवाई जहाज देने से मना कर दें। भाजपा नेता ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में यह पहली बार है जब किसी सरकार में इतना घमंड दिखे कि वो राज्यपाल तक का सम्मान न करे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि राज्यपाल को विमान ना देने से राज्य सरकार का रवैया दिखता है। राज्यपाल केवल एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक संवैधानिक पद है। यह दुर्भाग्यपूर्ण और राज्य के लिए एक काला अध्याय है। इससे पहले महाराष्ट्र में इतनी घमंडी सरकार कभी नहीं बनी। भाजपा नेता आशीष शेलर ने भी इस मसले पर महाविकास अघाड़ी की सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे चलते शिवसेना गलत उदाहरण पेश कर रही है। भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने मामले में सरकार से मांग की है कि वो राज्यपाल से माफी मांगे। महाराष्ट्र से आने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि राज्य सरकार का ये रवैया बहुत गलत है। राज्यपाल को सरकारी विमान का उपयोग करने का अधिकार है। ये राज्यपाल का अपमान है। मुख्यमंत्री को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और दोस्तों मैं बता दें कि एक्ट्रेस मालविका
बड़ा खुलासा, कहा मदद का ट्वीट कर मिलने तक नहीं आई कंगना, उर्मिला ने चुपचाप दिया साथ। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने ट्वीट्स को लेकर अक्सर मीडिया में छाई रहती हैं। हाल ही में कंगना रनौत उस वक्त सुर्खियों में आई जब किसान आंदोलन को विदेशी हस्तियों से समर्थन मिलने के विरोध में उन्होंने कुछ ट्वीट किए और ट्विटर ने उनके 2 ट्वीट अपनी गाइडलाइंस के खिलाफ मानते हुए डिलीट कर दिए। इस बीच एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा ने कंगना रनौत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। मालवी मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनके ऊपर पिछले साल हुए हमले के वक्त कंगना रनौत ने मदद करने का भरोसा दिया था, लेकिन कंगना मदद के लिए आज तक आगे नहीं आई। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है बिहार से। जी आपको बता दें कि तेज प्रताप लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए पूरे बिहार से आए आजादी पत्र को राष्ट्रपति भवन भेजेंगे। जी आपको बता दें कि चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए उनके बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव द्वारा चलाए गए आजादी पत्र मुहिम के तहत बिहार से जमा पत्रों को दिल्ली भेजा जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शाम को 4 बजे पटना स्थित जीपीओ से तेज प्रताप यादव पूरे बिहार भर से आए आजादी पत्र को राष्ट्रपति भवन के लिए पोस्ट करेंगे। बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले से जुड़े मामले में सजा काट रहे हैं। उनकी तबीयत खराब होने के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची के रिम्स में दिल्ली स्थित एम्स में शिफ्ट कर दिया गया था। और दोस्तों, अगली खबर निकल रही है। आपको बता दें कि गहना वशिष्ठ के बाद एडल्ट फिल्म शूट करने वाला डायरेक्टर गुजरात से गिरफ्तार। जी हम बात कर रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील वीडियो अपलोड करने के आरोप में अभिनेत्री और मॉडल गहना वशिष्ठ को पहले ही मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने डायरेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसने इस न्यूड फिल्म को शूट किया था। इसके साथ ही इस पूरे मामले में अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई पुलिस के सिटी क्राइम ब्रांच ने गुजरात के सूरत से फिल्म डायरेक्टर को मंगलवार रात को गिरफ्तार किया है। डायरेक्टर पर आरोप है कि उन्होंने ही गहना वशिष्ठ की न्यूड फिल्म को डायरेक्ट किया था और ये फिल्म में एक्ट्रेस को कास्ट करते थे और न्यूड शूट करके उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भेजते थे। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें जिसमें आम आदमी पार्टी ने कहा कि सत्ता में आए तो यूपी के लोगों को भी मिलेगी दिल्ली जैसी सुविधाएं। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने इसको लेकर रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। बुधवार को सीतापुर रोड स्थित फायर ब्रिगेड ऑफिस के पास आम आदमी पार्टी की बैठक हुई। इस दौरान पार्टी के प्रदेश सचिव प्रेम प्रकाश वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि यूपी में हमारी सरकार बनती है तो यहाँ की जनता को भी दिल्ली की तर्ज पर जन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यूपी के स्कूलों का विकास भी दिल्ली की तर्ज पर किया जाएगा। वहीं विशिष्ट अतिथि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवदत्त कोरी ने कहा, हम प्रदेश में दिल्ली मॉडल का प्रचार प्रसार करेंगे। हमारा उद्देश्य यूपी में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना है। दोस्तों, अगली खबर आ रही बिहार से। जी आपको बता दें जिसमें पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले नीतीश कुमार, कहा कृषि कानूनों का मकसद किसानों को फायदा पहुंचाना, जल्द होगा समाधान। जी आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि कृषि कानून पर बातचीत हो रही है, आज नहीं तो कल उसका समाधान निकल जाएगा। नए कृषि कानून किसानों के हित के लिए है, वे किसानों के खिलाफ नहीं है। पीएम से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार के साथ है और केंद्र ने तीनों कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रही है। किसान यूनियनों के साथ बातचीत करने का सही रास्ता अपनाया है। पिछले साल नवंबर में उनकी सरकार के सत्ता संभालने के बाद मोदी के साथ कुमार की ये पहली मुलाकात थी। और दोस्तों, अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि यूपी, दिल्ली और पंजाब में दिन का तापमान बढ़ने से ठंड से राहत, इन राज्यों में बारिश के आसार। जी हम बात कर रहे हैं कि देश के कई हिस्सों में मौसम में एक बार फिर बदलाव नजर आ रहा है। उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसके कारण देश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। यूपी, दिल्ली और पंजाब में दिन का तापमान बढ़ने से ठंड से राहत मिली है। अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में बारिश के आसार हैं। वहीं कश्मीर में ठंड का दौर जारी है। घाटी के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कश्मीर घाटी में अधिकतर हिस्सों में तापमान में गिरावट के बीच ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मौसम शुष्क लेकिन थोड़ा ठंडा रहने का अनुमान जताया है।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।